बच्चों ये क्वेश्चन देखें, सिमिलर क्वेश्चन है, बस कॉन्वेक्स लेंस की जगह क्या है, यहाँ कॉनकेव लेंस है। क्या कह रहा है, अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज एंड रे डायग्राम भी हमने प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें यहाँ कि हमें क्या गिवन है, क्या गिवन है, हमें u गिवन है। u कितना है यहाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी कितना गिवन है -10 सेंटीमीटर इज द u, ठीक है। और फोकल लेंथ कितनी है -15 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्यों ले लिया मैंने, माइनस साइन मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि ये जो लेंस है वो कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। माइनस साइन जो लिया है मैंने वो किस लिए लिया है, क्योंकि लेंस जो है वो आपका कौन है, कॉनकेव लेंस है। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालें तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन इमेज की पोजीशन निकालने के लिए अगेन मैं क्या लगा दूंगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v, अच्छा बच्चों एक चीज़ हो गई, एक चीज़ रह गई। लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था स्केल, प्रॉपर स्केल का यूज़ करके हमें रे डायग्राम प्लॉट करना था, मैं ये बताना भूल गया। तो स्केल के लिए आपको क्या करना है, स्केल के लिए आपने ये करना है कि ऑब्जेक्ट की हाइट जो दी हुई थी आपको 20 सेंटीमीटर दी हुई थी। जनरली स्केलिंग नहीं यूज़ करके रफ डायग्राम खिंचवाता है, लेकिन अगर वो स्केलिंग करवा रहा है तो स्केलिंग करवाने का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट हाइट आपको दी है 10 सेंटीमीटर, तो आप स्केल ले लेंगे। स्केल कैसे ले लेंगे कि टेकिंग स्केलिंग वैल्यू क्या ले लेंगे आप, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर के लिए आप 20 सेंटीमीटर की लाइन तो प्लॉट नहीं कर सकते इतने बड़े उसमें, ठीक है, इतना बड़ा कॉपी तो होती नहीं है। तो आप अपनी तरफ से स्केलिंग दिखाएंगे एग्जामिनर को, क्या दिखाएंगे कि मैंने 10 सेंटीमीटर लेंथ के लिए कितनी लेंथ को प्लॉट किया है, 10 सेंटीमीटर लेंथ के लिए मैं कितना ले रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। तो जब आपने 20 सेंटीमीटर हाइट ऑब्जेक्ट की दिखानी थी वहाँ कॉन्वेक्स लेंस में, तो आप स्केल रख के आप यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हाइट यहाँ ऑब्जेक्ट की प्लॉट कर देंगे, 2 सेंटीमीटर दिखा देंगे रे डायग्राम खींचने के लिए। ध्यान रखेंगे अगर स्केल का दिया हुआ है, ठीक है। जनरली आईसीएसई बोर्ड में ज़्यादा पूछता है, सीबीएसई बोर्ड में नहीं पूछता। सीबीएसई बोर्ड में डायरेक्टली आपको स्केच करवाता है, तो आप रफ स्केच खींच सकते हैं, ठीक है। स्केलिंग की बात करेगा तो प्रॉपर स्केलिंग लेनी पड़ेगी। अगर उसने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है आपको 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का मतलब आपने क्या लेना है, स्केलिंग लेनी है प्रॉपर 5 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब आपने 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर को लिया है कितना, 1 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस आपने दिखानी है। तो स्केल से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपने ये ऑब्जेक्ट लेना है, तो ये आपको स्केलिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा जनरली आता नहीं है सीबीएसई में, हमारे आईसीएसई में आता है, लेकिन बाय द वे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी आ जाता है, तो ऐसे स्केलिंग अपने अकॉर्डिंग ले रहे होंगे, वरना रफ स्केच खींचना होता है। तो यहाँ पर अगर हम इमेज की पोजीशन निकालें तो इमेज की पोजीशन क्या हो गई, 1/v, और यहाँ माइनस रखूँगा ना -10, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +10 इज इक्वल टू यहाँ -1/15, तो 1/v इज इक्वल टू -1/15 -1/10 आ गया। तो 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा एलसीएम 60, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया -4, यहाँ कितना आ गया 6, तो आपका v जो है वो कितना आ गया -10/60, सॉरी 1/v। तो यहाँ से v जो आया आपका निकल के आया आपका कितना आया -60/10, तो v यहाँ से आ गया -6 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। इमेज कहाँ बनी, उधर ही बनी 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। नेगेटिव साइन बता रहा है कैसी इमेज बनी, वर्चुअल बनी, ठीक है, उसी साइड में बन रही, यूज नेगेटिव वी नेगेटिव, वर्चुअल इमेज बन रही है। अब हमें क्या निकालना है, साइज ऑफ इमेज। तो नेचर आ गया
नेचर जो है क्या आ गया, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड हो रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम द लेंस। नाउ साइज ऑफ इमेज निकालना तो मैग्निफिकेशन निकाल लो। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, V/U। तो मैग्निफिकेशन V डालो, V कितना है -6, और U भी डालो, U कितना है -10। तो मैग्निफिकेशन आपका कितना आ गया, माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैग्निफिकेशन आपका आ गया 3/5, ठीक है। ऑब्वियसली मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, लेस देन 1 है एंड पॉजिटिव है। दिस मीन दैट कैसी इमेज बन रही है, छोटी इमेज बन रही है और वर्चुअल इमेज बन रही है। अब आपको हाइट ऑफ इमेज चाहिए, तो हाइट ऑफ इमेज तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से ये 3/5 उठा के यहाँ डाल दो, और हाइट ऑफ इमेज HI, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ। तो 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट यहाँ से ये ले लिया आपने, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो इमेज की हाइट जो है वो आपकी कितनी आ गई, इमेज की हाइट आपकी आ गई 3 सेंटीमीटर। पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है, कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज जो है वो आपकी कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अब आपको रे डायग्राम देना है, तो रे डायग्राम देने के लिए आप क्या करेंगे, रे डायग्राम देना है आपको। तो ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट दूर है 10 सेंटीमीटर, इमेज करीब है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास रे डायग्राम ये आपका ऑब्जेक्ट है AB। AB इज द ऑब्जेक्ट, कितना, 5 सेंटीमीटर टॉल। तो अब आपको ये एक रे आप ऐसे गिराएंगे, कहाँ से पास कर जाएगी ये, फोकस से। कहीं आगे फोकस होगा इसका, यहाँ कौन से फोकस से, प्राइमरी फोकस से पास कर गई, ठीक है। एक रे आप ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई गिरा दो, सॉरी कॉन्केव लेंस है ये। तो जब आप ये रे गिराएंगे तो रे को क्या कर देगा, ये डाइवर्ज कर देगा, कर दिया इसने डाइवर्ज। एक रे आप ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई गिरा दो, सीधी रे चली गई, ये सीधी चली गई रे। अब ये रे यहाँ तो मीट करेंगी नहीं कहीं, ये सीधी यहाँ एक ही रे ये निकल गई, तो इसको डॉट 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 करके लाओ पीछे। तो यहाँ ये मीट कर गई, ये कर गई मीट, तो ये पॉइंट आपका इमेज हो गया, ये आपकी इमेज बन गई A' और B'। कितनी डिस्टेंस से बनी, 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में इमेज बन गई। ये डिस्टेंस आप दिखा दो 6 सेंटीमीटर। ये कितनी है, ये डिस्टेंस आपकी है 10 सेंटीमीटर। ये कितनी है, ये ऑब्जेक्ट है आपका 5 सेंटीमीटर का, लेबल कर दो इसको, और ये इमेज है आपकी 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये आपका रे डायग्राम कंप्लीट हो गया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ऐसे आप रे डायग्राम प्लॉट कर देंगे अगर आप वो रे कुछ न्यूमेरिकल के साथ साथ रे डायग्राम पूछ रहा है, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान देंगे यहाँ पर, वही जो मैंने वहाँ मिरर में बताया था। अगर उसने कहा है आपसे कि देखो वर्चुअल इमेज, अगर रियल इमेज ओनली कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, ठीक है। अगर इमेज रियल बन रही है तो इसका मतलब डेफिनेटली कॉन्वेक्स लेंस है, इसका मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है आपने। अगर उसने आपसे ये कहा कि इमेज वर्चुअल है और लेंस नहीं दिया कौन सा है, कॉन्वेक्स है या कॉन्केव, तो अब आपको इमेज का साइज देखना पड़ेगा। उसने कहा कि इमेज अगर स्मॉल बन रही है, वर्चुअल इमेज, अगर उसने कहा वर्चुअल इमेज है, कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, और इमेज वर्चुअल है और साथ में 2 बातें कही, ठीक है। क्या कही, स्मॉल या लार्ज, या उसने मैग्निफिकेशन दे दिया कुछ ऐसा +½ या यहाँ दे दिया +2, ऐसा दे दिया। और इमेज के बाद लेंस के बारे में नहीं बताया, लेंस कौन सा है। तो वर्चुअल इमेज और स्मॉल और वर्चुअल इमेज जो बनाता है वो कौन बनाता है, कॉन्केव लेंस बनाता है।
और वर्चुअल और लार्ज इमेज जो बनाता है वो कौन बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। तो यहाँ पे आपने जो है लेंस दे दिया और लेंस की फोकल लेंथ उसने दे दी, यहाँ पे आपको फोकल लेंथ यहाँ पे आपको दे दी 50 सेंटीमीटर, और इमेज के बारे में ये बयान कर दिया उसने, ये बयान कर दिया। तो यहाँ पे आपने फोकल लेंथ क्या लेनी है, -50 सेंटीमीटर, इसका मतलब कॉन्केव लेंस है। और अगर ये वाला केस दिया हुआ तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पे +50 लेना है। तो आपको लेंस को पहचानना होगा ये बात देखकर कि इमेज जो है वर्चुअल है, अगर छोटी है तो कॉन्केव लेंस है, और अगर बड़ी है तो वो कॉन्वेक्स लेंस है। ये बात को आप ध्यान रख रहे होंगे। लेंस को छिपा लेता है और इमेज के साइज से लेंस को पहचान करवाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल लगाइए, क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो आप मेरे से पूछते रहें। एक लास्ट बात यहाँ रहती है लेंस में, पावर ऑफ लेंस। क्वेश्चन मैं आज आपको पोस्ट कर दूंगा, क्वेश्चन आप लगाते रहें। आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगाएं, जो नहीं बन रहे मेरे से पूछें। ठीक है, पावर ऑफ लेंस। लेंस की जो पावर है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ क्या होती है पावर लेंस की? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी जितनी कम होगी फोकल लेंथ लेंस की, इसका मतलब लेंस ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, ज़्यादा डाइवर्जिंग है। कम फोकल लेंथ का मतलब ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है। ऑब्वियसली अगर आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है तो एक कॉन्वेक्स लेंस आपका ये है, एक कॉन्वेक्स लेंस तो ये है कि इसने यहाँ पे कन्वर्ज करा रे को, और एक कॉन्वेक्स लेंस ये है, इसने यहीं मिला दिया। तो कौन पावरफुल है? ये वाला लेंस ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज ये ज़्यादा मोर कन्वर्जिंग है। सेम पैरेलल बीम को ये बहुत आगे जाके कन्वर्ज कर रहा है, सेम पैरेलल बीम को ये करीब में कन्वर्ज कर दे रहा है। तो जिस लेंस की फोकल लेंथ, तो इस लेंस की फोकल लेंथ इतनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लेंस की फोकल लेंथ इतनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जिस लेंस की फोकल लेंथ कम होगी उसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब वो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा पावर है लेंस में। क्लियर? ज़्यादा पावर है लेंस में। इसी तरीके से जिस लेंस की डाइवर्जिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा होगा रेस को, दिस मीन्स दैट वो ज़्यादा पावरफुल लेंस है, उसमें पावर ज़्यादा होगी। अगर आपके पास एक ये कॉन्केव लेंस है, ये पैरेलल बीम आई, इस पैरेलल बीम को इसने डाइवर्ज कर दिया, ये एक ने ये डाइवर्ज कर दिया, ये डाइवर्ज कर दिया। तो जब आप इतने इसको डॉट 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 करके पीछे बढ़ाया तो ये रे यहाँ मिली, जाके यहाँ मिली रे। और एक लेंस आपका ये है, एक कॉन्केव लेंस ये है आपका, एक कॉन्केव लेंस ये है। पैरेलल बीम को इसने बहुत ज़्यादा डाइवर्ज कर दिया, ये डाइवर्जेंस ले लिया। ठीक है, तो ये हाईली डाइवर्जेंट लेंस है। तो फोकल लेंथ डॉट 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 करके बढ़ाओगे तो यही मिल गई है। तो इसकी फोकल लेंथ स्मॉल है, इसकी फोकल लेंथ लार्ज है। जब स्मॉल फोकल लेंथ का मतलब ज़्यादा डाइवर्जिंग एबिलिटी, ज़्यादा पावर, लेंस में ज़्यादा पावर। क्लियर? तो इसलिए फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज़्यादा होगी। तो रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ जो है वो क्या कहलाती है? पावर कहलाती है। इसको हमेशा F को ऑलवेज, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। पुट नोट देना है यहाँ पर, F मीन्स फोकल लेंथ, ऑलवेज इन मीटर। आपको इस फॉर्मूले में ये ध्यान रखेंगे, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आपको ये ध्यान रखना है कि इस फोकल लेंथ को आपने ऑलवेज किस में पुट करना है? मीटर में पुट करना है, कभी भी सेंटीमीटर में पुट नहीं करना है। ठीक है, जब आप मीटर में यहाँ इसको रखेंगे फोकल लेंथ को, तो ये आपका आंसर जो होगा वो आएगा डायोप्टर। इसकी जो यूनिट है वो डायोप्टर होती है, या इसको डिनोट करते हैं कैपिटल D से। ठीक है, पुट F ऑलवेज इन मीटर एंड विद साइन। विद साइन मीन्स अगर कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, विद साइन। ठीक है, मीन्स अगर कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग पावर है,
कन्वर्जिंग पावर या कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस है तो या कन्वर्जिंग पावर है। तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ को क्या लोगे, ऑलवेज पॉजिटिव। जब यहाँ पॉजिटिव रखोगे तो कन्वर्जिंग पावर जो है वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। पावर का पॉजिटिव साइन ये बता रहा होता है कि जो लेंस है वो कैसा है, कन्वर्जिंग है। क्लियर बच्चों। और अगर लेंस डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग पावर, तो डाइवर्जिंग लेंस के लिए या डाइवर्जिंग पावर के लिए फोकल लेंथ यहाँ नेगेटिव रखोगे तो पावर जो है वो क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। डायोप्टर इसकी यूनिट है और एफ को ऑलवेज जो है वो किस में रखना है, मीटर में रखना है। तो ये आपका लेंस खत्म हो गया। इस पे आप क्वेश्चंस लगाएं, न्यूमेरिकल लगाएं। कुछ क्वेश्चन मैं पोस्ट कर दूंगा आपको ग्रुप में, वो क्वेश्चंस लगाएं। छोटा सा पोर्शन और बच रहा है यहाँ, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, उसको ख़त्म करके ये चैप्टर हम एक लेक्चर और लेंगे, इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। बच्चों प्रिज्म देखें आगे हम। अब प्रिज्म में, प्रिज्म क्या है हमारा, ये प्रिज्म आपने देखा होगा, ठीक है। प्रिज्म इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल एलिमेंट जो कि क्या करता है, लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। इसमें 3 रेक्टेंगुलर, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इसमें ये 1 2 3 ये देख रहे हैं आप, एक ये 2 शेडेड जो मैंने दिखाए हैं फेसेस, ये फेसेस, ये फेसेस एंड एक ये बेस, ये जो बेस ऑफ द प्रिज्म है। 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं इसमें। कितने फेसेस हैं, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस, 3 रेक्टेंगुलर लेटरल फेसेस, 3 रेक्टेंगुलर लेटरल फेसेस हैं और 2 ट्रायंगुलर फेसेस हैं। ट्रायंगुलर कौन कौन से, एक तो ये है ए फेस ए बी सी, एक फेस ये है ए बी सी आपके सामने, ठीक है। और एक फेस आपका ये है ई एफ जी, बैक वाला फेस ई एफ जी, ई आपका प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म में और ग्लास स्लैब में क्या फ़र्क है कि ये जो 2 सरफेसेस हैं, ये वाला जो फेस है, ये जो फेस है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाती है। ये जो सरफेस है प्रिज्म की, अगर लाइट इस पे गिरे इस पे निकले या इस पे गिरे इससे निकले तो ये बेस कहलाएगा, ठीक है। तो ये बेस ऑफ द प्रिज्म हो जाएगा। तीसरा वाला जो रेक्टेंगुलर है, 2 रेक्टेंगुलर सरफेसेस जो एक दूसरे से, प्लेन रेक्टेंगुलर सरफेसेस, इंक्लाइंड प्लेन रेक्टेंगुलर सरफेसेस, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा, दोनों सरफेसेस प्लेन होंगी, इससे लाइट गिरेगी और इससे निकलेगी, एक सरफेस से लाइट गिरेगी और दूसरी सरफेस से निकलेंगी। तो ये जो 2 सरफेसेस हैं जिनसे रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाती हैं। ये इसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। और इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। बी और सी एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं है, याद रखना। जिस सरफेस से लाइट गिरी, जिस प्लेन सरफेस पे लाइट गिरेगी और जो दूसरी प्लेन सरफेस से लाइट निकलेगी, उन दोनों इसे इंसिडेंट फेस कह सकते हैं। अगर इस सरफेस पे लाइट गिरी, इस प्लेन सरफेस पे लाइट गिरेगी और इससे निकलेगी तो ये इंसिडेंट फेस कहलाएगा, ये इमर्जेंट फेस कहलाएगा। और अगर इस पे गिर के इससे निकलेगी तो ये इंसिडेंट फेस होगा, फिर ये इमर्जेंट फेस होगा। तो इन दोनों फेसेस के बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, प्रिज्म का बेस, ये प्रिज्म का बेस है। क्लियर बच्चों। इस प्रिज्म को ऐसे नहीं दिखाया जाता, इसका प्रिंसिपल सेक्शन दिखाते हैं। अगर मैं इस प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन दिखाऊं तो जब भी आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, प्रिज्म को जब भी एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो ऐसे प्रिंसिपल सेक्शन दिखाया जाता है प्रिज्म का। दिस इज द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म, ए बी एंड सी, ये प्रिंसिपल सेक्शन है,
ठीक है। एंगुलर प्रिज्म कौन है यहाँ, अगर इस सरफेस पे गिरे लाइट और इससे निकले तो ये एंगुलर प्रिज्म है, अगर इससे गिर के इससे निकले तो ये एंगुलर प्रिज्म है, ये बेस का काम करेगा। ठीक है, अगर इस सरफेस से गिर के इस पे निकले तो ये एंगुलर प्रिज्म है, ये बेस ऑफ द प्रिज्म हो जाएगा। अगर इससे गिर के इस पे गिर के इससे निकले, मैं इस पे लाइट गिराऊं और इससे बाहर निकले, ठीक है, प्रिज्म से बाहर आए तो ये एंगुलर प्रिज्म होगा। और अगर इस प्लेन सरफेस पे, ये इस रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस पे गिर के इससे बाहर निकले तो ये एंगुलर प्रिज्म होगा। ठीक है, तो कितने रेक्टेंगुलर लेटरल फेसेस हैं इसमें, 3, 1, 2 और 3। और कितने ट्रायंगुलर फेसेस हैं, 2, एक आपके सामने ABC और एक पीछे। ठीक है, टोटल 5 फेसेस होते हैं, 2 ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो ये मैंने क्या दिखाया, प्रिंसिपल सेक्शन दिखाया प्रिज्म का। ये अगर हमारा प्रिज्म एंगल है तो प्रिज्म क्या करता है बच्चों, प्रिज्म लाइट को डेविएट करता है। प्रिज्म क्या करता है, लाइट को डेविएट करता है। अगर ये एंगल ऑफ प्रिज्म 0 है, अगर ये एंगल ऑफ प्रिज्म 0 है तो 0 होगा, तो ये कैसे बनेगा प्रिज्म, ये ऐसे बनेगा। अब यहां पे ये एंगल ऑफ प्रिज्म 0 है, A = 0। दोनों सरफेसेस जो है क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों सरफेसेस पैरेलल हैं। ये ग्लास स्लैब है, अब क्या है, ये ग्लास स्लैब है, अभी प्रिज्म नहीं है, ग्लास स्लैब है। तो ग्लास स्लैब लाइट को डेविएट नहीं करती, ग्लास स्लैब लाइट को शिफ्ट करती है। शिफ्ट कैसे करती है, अगर ये लाइट गिरेगी, अगर ये लाइट गिरेगी ग्लास स्लैब पे, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिरेगी, ये अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिरेगी तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट जिस डायरेक्शन में ये चल रही है इसको शिफ्ट करके उसी डायरेक्शन में आगे ट्रांसफर कर देगी। उसी डायरेक्शन में पैरेलल बीम पैरेलल ही जाएगी बाहर निकल के। इसको हम देख चुके हैं, इस शिफ्ट को हम देख चुके हैं। तो ये क्या करेगी, जो लाइट इस पाथ पे जा रही थी इसने शिफ्ट करके, इसने इस पाथ को शिफ्ट करके इसके पाथ को बदल दिया। ठीक है, जो लाइट ऐसे चल रही थी, ये जो लाइट आ रही थी ऐसे, इसको शिफ्ट कर दिया। जो ऐसे जाती है बीम, अगर ये ग्लास स्लैब ना होती, ये ग्लास स्लैब ना होती तो ये बीम कहाँ जाती। अगर आपको ऐसे दिखाया गया है, मान लो ऐसे दिखाया गया है, और यहाँ पे लाइट, फिर ये लाइट रे इधर को दिखाई गई है, यहाँ पे आपको लाइट रे दिखाई गई है, और पूछे कि ये किसने करा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये काम किसने किया, तो किसने किया, ग्लास स्लैब ने किया। यहाँ पे ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस होगी। अगर ग्लास स्लैब ना होती, क्योंकि लाइट रे स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करती हैं, तो ये सीधे इस पाथ पे चलती हुई जाती है, ये बीम इस पाथ को फॉलो करती हुई जाती। ठीक है, ग्लास स्लैब ने क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया, इस बीम को शिफ्ट कर दिया, इस बीम को शिफ्ट कर दिया। जितना ये शिफ्ट हुई है बीम, जितना ये शिफ्ट हुई है, ये शिफ्ट लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो जो अगर एंगल ऑफ प्रिज्म 0 है तब ये ग्लास स्लैब है, तो ये डेविएट ना करके क्या करता है, लाइट को शिफ्ट करता है। ठीक है, उस शिफ्ट को हम पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन में। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम डेविएशन पढ़ने जा रहे हैं प्रिज्म के थ्रू। प्रिज्म के थ्रू डेविएशन कैसे होता है जरा देखें, इसको मैं मिटा दूं। ठीक है, डेविएशन कैसे, कि ये हमारा इमर्जेंट फेस है, ये लाइट ये गिरी, ये रे ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट रे है, इस रे को इंसिडेंट रे कहते हैं। ये आपकी इंसिडेंट रे है। इस यहाँ पे आप नॉर्मल खींचोगे 90 डिग्री पे, ये हमने नॉर्मल खींचा n डैश, इस इंसिडेंट पॉइंट पे नॉर्मल 90 डिग्री पे लाइन, तो ये एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। तो लाइट चूंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, ये ग्लास प्रिज्म है, कौन सा प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म है, लाइट रेयर से डेंसर जा रही है तो क्या होगा, बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल ये है, अगर ये प्रिज्म नहीं मिलता तो लाइट क्या होता, लाइट सीधे ऐसे पाथ को फॉलो करती हुई जाती। अगर ये प्रिज्म नहीं मिलता लाइट को, तो लाइट का पाथ ये होता, बिकॉज लाइट स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो बट मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट क्या होगा, बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई। ठीक, अब
यहाँ पे अगेन मैं 90 डिग्री पे, तो ये एंगल मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्या होगा मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। यहाँ पे लाइट अगेन यहाँ इस फेस पे अगेन मीडियम चेंज होगा। अब लाइट कहाँ से कहाँ आ रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है, प्रिज्म से निकल के बाहर वापस एयर में आ रही है, तो डेंसर से रेयर आ रही है, तो यहाँ पे अगेन रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन दिखाने के लिए मुझे फिर यहाँ पे एक नॉर्मल खींचना पड़ेगा, तो मैंने एक नॉर्मल ये ले लिया, ठीक है, ये 90 डिग्री पे नॉर्मल ले लिया। अगर ये मीडियम चेंज ना हो, ये कंटिन्यू कर जाए ये ग्लास मीडियम, तो ये रे सीधे स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेगी, ठीक है। बट क्या हुआ, इस पॉइंट पे मीडियम चेंज हुआ, तो लाइट क्या होगी, चूंकि डेंसर से रेयर में लाइट जा रही है, तो लाइट बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से अवे बेंड करा दो, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, ठीक है। तो इस प्रिज्म ने क्या किया, ये अगर इस प्रिज्म की वजह से क्या हुआ, जो लाइट का पाथ था हमारा, कौन सा वाला पाथ था, इसको और मैं स्ट्रेट दिखा दूं, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। लाइट का जो हमारा पाथ था, ठीक है, ये हमारा लाइट का पाथ था। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट इस डॉटेड पाथ को फॉलो करती हुई चली जाती। प्रिज्म ने क्या किया, इस रे ऑफ लाइट को इस डायरेक्शन से मोड़ के इस डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दिया। ग्लास स्लैब क्या करती, इसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को, जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल कर रही है उसको चेंज नहीं करती, सिर्फ शिफ्ट कर देती। ये इस डायरेक्शन में यहां इस लाइन के लॉन्ग ना जाके शिफ्ट होकर लाइट इसी डायरेक्शन में ऐसे ट्रैवल कर जाती अगर ये ग्लास स्लैब होता तो। बट प्रिज्म क्या कर रहा है, लाइट को डेविएट कर दे रहा है, ठीक है। तो ये जो रे है ये क्या कहला रही है, इमर्जेंट रे कहला रही है। इसे क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे कहते हैं। ये P Q, इसको Q ले लें, इसको R और इसको S, ये M एंड M डैश, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। ये इंसिडेंट फेस है, ये इमर्जेंट फेस है, ठीक है, जिससे रे ऑफ लाइट इमर्ज आउट कर रही है। ये इमर्जेंट रे है, और इमर्जेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बना रही होती है उस एंगल को E से डिनोट करते हैं। ये एंगल ऑफ इमर्जेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इमर्जेंट। अब मुझे डेविएशन दिखाना है। डेविएशन किसे कहते हैं, याद करें, मैंने बताया था प्लेन मिरर में, अगर लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है सीधे स्ट्रेट पाथ पे, ये अगर लाइट ट्रैवल कर रही है, तो लाइट अगर अपने रास्ते से बेंड हो जाए, ये बेंड हो गई, किस वजह से बेंड हुई, मिरर मिल गया ऐसे, या कोई ऑब्स्टिकल मिल गया, या मीडियम चेंज हो गया, व्हाटएवर, कुछ भी हुआ, ठीक है। तो लाइट अगर बेंड नहीं होती तो क्या होता, अपने सीधे स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती हुई जाती। लाइट स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, ठीक है, ये इसका पाथ होता, ठीक है। यहाँ पे कुछ फिनोमिनन हुआ, इस पॉइंट पे कुछ हैपनिंग हुई, लाइट किसी ऑब्स्टिकल से टकराई और बेंड हो गई। अगर लाइट बेंड नहीं होती तो इस पाथ पे जाती, ठीक। तो जब इस पाथ पे जाती तो इस ऑब्स्टिकल ने कितने एंगल पे बेंड करा, लाइट अगर बेंड नहीं होती तो ये वाला पाथ फॉलो करती, तो इस पॉइंट पे लाइट जो है कि जो बेंडिंग हुई वो कितने एंगल पे बेंडिंग हुई, इस एंगल पे बेंड हो गई। लाइट इतने एंगल पे डेविएट कर गई है, तो ये एंगल जो है मेरा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। तो मैं इसके लिए देखूं डेविएशन प्रिज्म के लिए, तो प्रिज्म के लिए डेविएशन क्या होगा, अगर प्रिज्म नहीं होता तो क्या होता, लाइट इस पाथ को फॉलो करती, इस डॉटेड पाथ को फॉलो करती, बट प्रिज्म की वजह से क्या हुआ, लाइट इस पाथ को फॉलो कर गई। तो प्रिज्म ने लाइट को इसके रास्ते से कितने एंगल पे बेंड कर दिया, इस फाइनल रे को डॉट 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 करके पीछे बढ़ाओ, इनिशियल रे को डॉट 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 करके पीछे बढ़ाओ, तो ये जो फाइनल रे है इनिशियल रे से इतना एंगल बेंड कर गई, इतना एंगल बेंड कर गई। प्रिज्म ने इस फाइनल रे को इनिशियल रे के पाथ से इतने एंगल पे डेविएट कर गया, तो दिस एंगल डेल्टा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल हमारा एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है, ठीक है। इसको अगर आप कुछ ले लो G या ऐसे छोड़ दो, तो ये डेल्टा जो है हमारा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है बच्चों। तो प्रिज्म का काम क्या है, लाइट को डेविएट करना, लाइट को डेविएट करता है।
और ग्लास स्लैब क्या करता है, लाइट को शिफ्ट करता है, विदाउट डेविएशन लाइट की शिफ्टिंग करता है ओनली। क्लियर? तो यहाँ से हमारा क्या क्या कहा मैंने, ये इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे, ये बेस ऑफ द प्रिज्म है, ठीक है। एंगल आई जो है वो कौन सा एंगल है हमारा, इंसिडेंट एंगल है। एंगल ई जो है वो कौन सा एंगल है हमारा, इमर्जेंट एंगल है। और एंगल आर जो है ये कौन सा एंगल है, रिफ्रैक्टिंग एंगल है, रिफ्रैक्टिंग एंगल, ठीक है। और एंगल ए, ये जो एंगल ए है ये क्या है हमारा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। और ये जो क्यू आर है, ये जो क्यू आर है, ये क्यू आर जो रे है प्रिज्म के अंदर जो रे है क्यू आर, ये रिफ्रैक्टेड रे या इंटरमीडिएट रे कहलाती है। रिफ्रैक्टेड रे और इंटरमीडिएट रे। ठीक है। और ये डेल्टा जो है हमारा, और ये जो डेल्टा है हमारा, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म। डिस्पर्जन ऑफ white light by a glass prism. Dispersion of white light by a glass prism. Refractive index of material, refractive index, कोई भी मटेरियल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है, कोई भी मटेरियल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट को ऑफर करता है, वो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम पर गिरने वाली लाइट की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी बात ध्यान से सुनने, क्या कहा मैंने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर्ड बाय एनी मीडियम डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन दैट मीडियम। ठीक है, क्या लिखा है, मैं क्या बताया मैंने, इसको लिखाऊं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट, डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन दैट मीडियम। आपके 10th क्लास में सिर्फ ये स्टेटमेंट के तौर पे आपको बताता है, ठीक है, वो रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन नहीं बताता जिस मैथमेटिकल रिलेशन के अकॉर्डिंग किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, सिर्फ ये स्टेटमेंट आपको लिख के देता है थ्योरेटिकल कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर हो या ग्लास हो, कोई सा भी मीडियम हो, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम पर गिरने वाली लाइट की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। किस रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मैं उस रिलेशन को लिख दूं तो बहुत छोटा सा रिलेशन है, वो रिलेशन ये होता है a + b अपॉन लैम्डा स्क्वायर। 10th क्लास में इस रिलेशन को नहीं दिखाता। ठीक है, इस मैथमेटिकल फॉर्मूले के लिखने से ये होगा कि आपकी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला कॉचीज फॉर्मूला कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बच्चों? कॉचीज फॉर्मूला कहलाता है। कॉची कौन है? किसी साइंटिस्ट का नाम है, जिसने, उस शख्स का नाम है जिसने ये फॉर्मूला दिया था। ठीक है, ए और बी, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, ए और बी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज को कॉचीज कांस्टेंट कहते हैं। चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसको भूल जाएं हम, ठीक है, इसको भूल जाएं, इसका कोई काम नहीं हमारे डिस्कशन में। लैम्डा का काम हमारे है डिस्कशन में। लैम्डा जो है ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है। लैम्डा क्या है मेरे बच्चों? वेवलेंथ ऑफ लाइट है। ठीक है, अब अगर हम व्हाइट लाइट में देखें तो व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। क्या होते हैं? विबग्योर।
VIBGYOR, ठीक है। अब इस विबग्योर में हम जाएं तो वॉयलेट से शुरू करते हुए रेड तक हम चलें तो लैम्डा जो है क्या करता है, इंक्रीज करता है। वॉयलेट और ब्लू कलर स्मॉलर वेवलेंथ के होते हैं कंपैरेटिवली रेड लाइट, ठीक है। रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है वॉयलेट इंडिगो ब्लू कलर से, ठीक है बच्चों। तो इधर की तरफ को चलने पे वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती है। और अगर हम इस कॉची का रिलेशन देखेंगे तो कॉची क्या कहता है, अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम। लैम्डा ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी, वॉयलेट कलर की, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो और आखिर में कौन, रेड। और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन है, स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए, वॉयलेट कलर के लिए, फिर किसके लिए, इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और एट लास्ट रेड। तो कोई भी मीडियम पे, अगर किसी भी मीडियम पे दो कलर गिरे, एक वॉयलेट कलर और दूसरा रेड कलर, तो वो मीडियम किसको ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा, वॉयलेट को। और ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या बताया मैंने, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इसका मतलब ज़्यादा डेंसर मीडियम, और ज़्यादा डेंसर मीडियम का मतलब ज़्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। ज़्यादा डेंसर मीडियम का मतलब ज़्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट जो है डेंसर से रेयर आए तो ज़्यादा बेंड करेगी वॉयलेट लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अगर रेड लाइट आ रही है डेंसर से रेयर तो कम बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अगर यही वॉयलेट लाइट रेयर से डेंसर जा रही है तो ज़्यादा बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर रेड लाइट रेयर से डेंसर जा रही है तो कम बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ रहे हैं बच्चों क्या कहा मैंने, क्या मतलब है इस बात का। अगर मान लो ये वाटर है, बहुत आसानी सी भाषा में मैं समझाऊं, एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊं। अगर ये एक रे ऑफ लाइट गिरी, अगर ये रे ऑफ लाइट गिरी, इस रे में तीन कलर हैं। एक कौन सा कलर है, एक आपका वॉयलेट कलर है, एक आपका वॉयलेट कलर है, एक आपका रेड कलर है और एक आपका येलो कलर है। तीन कलर हैं, वायलेट, रेड एंड येलो, ठीक है। तीनों एक ही लाइन के अलॉन्ग आ रहे थे, तीनों एक ही एंगल पे गिरे। ये आपका वाटर है, ये आपका वाटर है। तो यहाँ पे आप 90 डिग्री पे नॉर्मल खींचोगे, तो 90 डिग्री पे नॉर्मल खींचोगे तो क्या होगा, चूंकि तीन अलग अलग कलर दिखाए गए हैं तो तीन अलग अलग कलर में सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वॉयलेट की है, फिर किसकी है, येलो की है, और फिर किसकी है, रेड की है। और इनवर्स रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, फिर येलो कलर के लिए, और सबसे कम किसके लिए, रेड कलर के लिए। ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या, ज़्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट। तो अगर आपको वो ये ऐसे तीन पाथ दिखा दे रहे के कहे ये लाइट गिरी और पानी में जाने के बाद ये तीन पाथ पे चली गई, बताओ इनमें से कौन सा कलर कौन सा वाला है, इन तीनों में से कौन सा वायलेट है, कौन सा रेड है, कौन सा येलो है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन बेंड किया, ये, और सबसे ज़्यादा कौन बेंड करेगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, वॉयलेट का, तो ये वॉयलेट है। और ये सबसे कम बेंड करेगा, इसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रेड है, और ये येलो है। तो पानी में जाने के बाद लाइट थ्री कलर में स्प्लिट हो गई, वॉयलेट, येलो एंड रेड। समझ रहे हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम अपने प्रिज्म के ऊपर अगर अप्लाई करें, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, इसी बात को अगर हम प्रिज्म के ऊपर अप्लाई करें तो प्रिज्म में डिस्पर्जन कैसे होता है, प्रिज्म के थ्रू अगर डिस्पर्जन हम देखें बच्चों,
प्रिज्म में कैसे होगा डिस्पर्जन? ये वाइट लाइट गिरी, ठीक है, वाइट लाइट में कितने कलर हैं? 7 कलर हैं। और जब 7 कलर हैं तो 7 कलर में सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज एंड एट लास्ट रेड। ठीक है, ज़्यादा कम वेवलेंथ का मतलब ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये ग्लास सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देगा, वायलेट को, फिर इंडिगो को, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज एंड एट लास्ट रेड। ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ज़्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट। तो जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो सबसे ज़्यादा इनमें से जो बेंड करेगा वो कौन होगा? वायलेट कलर। वायलेट कलर सबसे ज़्यादा बेंड करेगा। फिर कौन बेंड करेगा? इंडिगो, फिर ब्लू, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, फिर रेड। 1 2 3 4 5 6 7, ये वायलेट कलर मिलेगा, यहाँ रेड कलर मिलेगा। अलग अलग एंगल पे बेंडिंग होगी, क्लियर। और जब लाइट ग्लास से बाहर निकलेगी तो बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगेन नीचे को बेंडिंग होगी। तो नीचे को बेंडिंग होगी तो सबसे ज़्यादा बेंड कौन करेगा? सबसे ज़्यादा अगेन बेंड करेगा वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। तो सबसे पहले नीचे कौन सा कलर मिलेगा आपको? सबसे नीचे मिलेगा वायलेट और सबसे ऊपर मिलेगा रेड। ये आपकी यहाँ स्क्रीन है, अगर आपने सामने स्क्रीन रख दी तो स्क्रीन पे आपको ये स्पेक्ट्रम, कलरफुल स्पेक्ट्रम जिसको रेनबो भी कहते हैं, रेनबो वाला, रेनबो में जो 7 कलर होते हैं वो नेचुरल डिस्पर्जन है लाइट का थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स। बारिश होने के बाद वहाँ पे भी यही हो रहा होता है जहाँ रेनबो फॉर्म होता है हमारा, उसको देखेंगे अभी हम रेनबो को। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्या है आपका ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। ये क्या है आपका? ग्लास प्रिज्म। तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर व्हाइल पासिंग थ्रू द प्रिज्म, व्हाइल पासिंग थ्रू द प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, splitting of white light into 7 colors after passing through the prism is called dispersion of light। ठीक है, इतना पढ़ना है आपने प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन में, इतना ही पढ़ना है। कोई मैथमेटिकल फार्मूला वगैरह, डेविएशन का कैलकुलेशन, आगे की कोई बात नहीं पढ़नी, वो आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे 12th क्लास में जाकर। ठीक है, ये हमारा प्रिज्म का डिस्कशन क्लोज हुआ। इसको मिटा के रेनबो देखते हैं आगे।